रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग। लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 53वें पड़ाव में आप सभी सहयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन। हम एक बड़े नए अध्याय की ओर मुड़ चुके थे, जो बहुत आनंददायक भी है, बड़ा बारीक भी है, बड़ा चिंतन वाला भी है। लेकिन अभी तक हमने जो कुछ भी जाना समझा, जिस भी चीज़ का मनन किया, वो सब अब इसमें जो है लागू होने वाला है। यानी आटा गूंथ चुका है, अब रोटियां बेली जानी हैं, तवे की आंच में सेकी जानी है, इधर उधर फिर फुलाई जानी है, उसके बाद भोजन के लिए परोसी जानी है। तो फिर जैसा कि मेरी एक आदत सी रही है, किसी भी बात के पहले मूल में जाने की, और मूल में उस मूल में जाने की जो असामान्य तौर पर हम जिसको देखते नहीं हैं, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। और जबकि जाने अनजाने हो सकता हम वो कर रहे हों, लेकिन और बेहतर करने के लिए, उसको विकासोन्मुख रखने के लिए हमें उसी मूल को फिर से थोड़ा सा नए नज़रिए से देखना समझना पड़ता है, और गहराई से, व्यापकता से देखना समझना पड़ता है। इसलिए हम काम ये करते हैं। अन्यथा भाई, अभिनय तो मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, हर आदमी अभिनय करता है ना। उसके लिए फिर ट्रेनिंग लेने की क्यों ज़रूरत होती? हर आदमी अभिनय करता है। ये भाई, जब हम लोग झूठ बोलते हैं, क्या कर रहे होते हैं? अभिनय ही तो कर रहे होते हैं। वो कोई प्रशिक्षण लेके करते हैं क्या? एक 6-7 साल का बच्चा स्कूल जाने का मन नहीं है तो पेट दर्द का बहाना बना लेता है, और मम्मी पापा बेचारे थोड़ा सख्ते में आ जाते हैं, डॉक्टर को फ़ोन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या वो बच्चा भारतेंदु नाट्य अकादमी से डिप्लोमा लेने के बाद, या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से डिप्लोमा लेने के बाद, या बहुत एडवांस एक्टिंग में एडवांस डिग्री और ज्ञान लेने के बाद राडा वाडा से, तब वो करता है? वो उतना मतलब जो है कन्विक्शन के साथ कैसे कर लेता है? क्योंकि उसमें उसकी निष्ठा लगी होती है, उसका पूरा मन उसमें लगा होता है, पूरे मनोयोग से वो कर रहा होता है। वो उसके लिए मतलब जो है चरम आस्था की बात हो जाती है, इसलिए कर लेता है। लेकिन उस बच्चे से कहें अगर, बेटा अब थोड़ा एक नाटक भी करना है, कल तुम्हारे स्कूल में ही दिखाया जाएगा या कहीं और दिखाया जाएगा, तुमको ये दिखाना है कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, और तो उसमें एक तो डायलॉग जो यहाँ अभी तुमने बोले हैं वही करना है। तो क्या वो उसी तरीके से अपने आप कर लेगा, या उसको बढ़िया भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा? तो थोड़ा सोचेगा, समझेगा, रिहर्स करेगा, है ना? करेगा कि नहीं करेगा? अब हम ये नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि सर क्यों नहीं करेगा वो, क्योंकि जब उसने पहली बार किया था तब भी तो सच में नहीं हो रहा था। जैसे हम कई बार आपसे कहते हैं ना कि भाई, जो मान लिया हमारे जीवन में बीता हुआ है, तब भी हमें वहाँ जो है मंच पर करने के लिए उसको दोबारा परिकल्पित करना पड़ता है, और अनुभूति में लाना पड़ता है, फिर अभिव्यक्त करना पड़ता है। हमारे जीवन के सच्चा अनुभव होने के बावजूद, है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़नी घटानी पड़ती हैं, या उसको क्या कहना चाहिए कि सृजनात्मक रूप से तैयार करना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं बच्चा तो जिसमें वो अपने निजी जीवन में कर रहा था, तो उस समय भी तो उसको पेट दर्द नहीं हो रहा था ना, तो उसके लिए तो कोई चैलेंज नहीं आएगा। नहीं, चैलेंज आएगा तब भी, क्योंकि उसने निश्चित समय और स्थान में प्रदर्शित करना पड़ेगा। दूसरा, उसके सामने एक दूसरा चैलेंज होगा कि उसके इस काम को देखा जा रहा है, उसके इस
प्रदर्शन को देखा जा रहा है, जिसका कि भले मार्किंग के लेवल पर इवैल्यूएशन ना हो, लेकिन अच्छा था कि ख़राब था, बहुत प्रभावशाली था या ऐसे ही था, इस लेवल पर तो उसका इवैल्यूएशन होने ही वाला है। तो ये जो चैलेंज है, चैलेंज ऑफ फेसिंग द ऑडियंस और द चैलेंज ऑफ मेकिंग कम्युनिकेबल टू द ऑडियंस, ये एक विशेष चैलेंज होता है ना। तो जीवन में स्वतः होने में भले ही वो नाटक हो रहा हो और प्रदर्शित करने के लिए नाटक हो रहा हो, तब भी एक गैप आता है जहां आपको एक बहुत सोची समझी सुनियोजित विधि से काम करना पड़ता है। सबसे पहला चैलेंज तो उसमें क्या आ जाता है भाई, क्योंकि आपको एक निश्चित समय और स्थान में करना होता है, इसलिए ये चैलेंज आ जाता है। अब जरा आप लोग मेरे पिछले किसी एपिसोड में मैंने, बल्कि किसी एक में नहीं, 2 या 3 एपिसोड में मैंने याद दिलाया है कि एक अभिनेता को प्रशिक्षण 3 स्तर पर करना पड़ता है। एक तो अपने भीतर अभिव्यक्ति परकता पैदा करने के लिए, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, वॉइस और बॉडी को अभिनयोन्मुख बनाने के लिए, अभिनय के काबिल बनाने के लिए, ठीक है, ये अंदर की तैयारी हो गई। दूसरा काम, ये जो अभिनय के काबिल बने या हम भीतर जो अभिनयोन्मुख बने, अनुभूति के स्तर पर या विचार के स्तर पर, उसको अब अभिव्यक्त करना चेहरे से, शब्द से और किससे, हाव भाव से, गति से। कहाँ अभिव्यक्त करना? समय और स्थान में। समय और स्थान में ना, एक दी गई जगह होगी या परिकल्पित करनी पड़ेगी। परिकल्पित मतलब सुनिश्चित करनी पड़ेगी और समय सुनिश्चित करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप बताइए, समय और स्थान के बगैर क्या कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जैसे क्या, हालांकि उदाहरण बहुत सही नहीं होगा, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, क्या इन दोनों के बगैर पानी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। आटे के बिना रोटी बन सकती है? नहीं बन सकती है। मिट्टी के बिना कुम्हार बर्तन बना सकता है? नहीं बना सकता। ये उतने बिल्कुल परिपक्व उदाहरण नहीं है मेरे उस बात के लिए, फिर भी ये तो माना जाना पड़ेगा, ये माने जाने के लिए उदाहरण सही है कि हाँ, ये चीज़ ऐसी है जिनके बगैर ये काम संभव नहीं। तो अब इस समय और स्थान की जो है, हमें कलात्मकता या उसके सृजनात्मक महत्व को, समझ को अपने भीतर विकसित करना पड़ेगा। मैं ज़रा सा और खुलासा कर देता हूँ बात को, क्योंकि मैं पहले कह ही चुका हूँ, इस अनंत सृष्टि में जो कुछ भी दृश्य अदृश्य है, जो भी जड़ चेतन है, जो भी साकार निराकार है, वो समय और स्थान में है, उसके बगैर वो है ही नहीं, ठीक है। बात जुड़ रही है। इसलिए हमें हमारी जो भी प्रदर्शनकारी कलाएं हैं या प्रदर्शनकारी विधाएं हैं, वो एक निश्चित और समय और स्थान में अभिकल्पित, परिकल्पित, ये सुनिश्चित की जाती हैं। उसके लिए वो ज़रूरी होता है। लेकिन ये चीज़ भी 2 तरीके की होती है। आपने देखा होगा, कुछ प्रदर्शन की चीज़ें स्टैटिक होती हैं, उसमें समय घटित नहीं हो रहा होता है, समय स्थिर होता है। जैसे पेंटिंग, जैसे मूर्ति, या जैसे कोई शिल्प कला से संबंधित चीज़ है, पर्टिकुलर फ्रेम में है या किसी वस्तु में है, कोई आरेखन बनाया गया है, कुछ आलेपन है ना, कोई स्केचिंग है या कोई चित्र है, जीव जंतु का है, कुछ भी रचा गया है किसी धरातल पर रचा गया है, किसी वस्तु पर रचा गया है, फ्रेम में रचा गया है, तो वो क्या है, पर्टिकुलर मोमेंट में स्थिर है। मतलब समय की जो सबसे लघुतम इकाई होगी, इससे बाद फिर समय है नहीं, फिर तो कुछ नहीं है, उस इकाई का एक जो है वो स्थिर अभिव्यक्ति है। तो वहाँ क्या चीज़ है, स्थान तो है, समय नहीं है। वहाँ समय के संदर्भ में डिजाइनिंग नहीं होगी। कहाँ पर, मूर्ति में, शिल्पकला संबंधी वस्तु में और या पेंटिंग में, ठीक है ना। वहाँ केवल स्थान के संदर्भ में रचनाकार को उसकी कलात्मक, स्थान की कलात्मकता और सृजनात्मकता को समझना पड़ेगा। इसको मोटे तौर पर हम बताएं
एक चित्रकार मान लिया कोई चित्र चुनता है तो उसके साथ साथ वो ये भी चुनता है कि मैं इसको कितने बड़े फ्रेम में बनाऊं तो ये ज़्यादा सटीक होगा, तब ये संगत लगेगा, प्रभावशाली लगेगा। दूसरा, इसको लैंडस्केप फॉर्मेट में रखूं या वर्टिकल रखूं वाले फ्रेम में काम करूं, ये भी वो चुनेगा। वो क्या चुन रहा है? स्थान ही तो चुन रहा है ना। छोटा बड़ा, कोई पेंटिंग 1x1 में भी फुट में हो जाती है, कोई 2x3 में होती है, किसी के लिए आदम कद से ज़्यादा बड़ा फ्रेम चित्रकार चुनता है। क्यों चुन रहा होता है? जिस चीज़ को वो रच रहा है, जिसका वो चित्रकारी कर रहा है, उस वस्तु का किस आकार में बनाने से प्रभाव ज़्यादा सटीक होगा, है ना। तो स्थान चुन रहा है। मूर्ति वाले भी यही करते हैं कि ये मूर्ति जो है किसी छोटी सी अलमारी में रखने के लिए बनानी है, या किसी हॉल के कोने में जो है कोने को सजाने के लिए पेडेस्टल में रखने के लिए बनानी है। अगर ऐसा भी है तो वो हॉल का साइज कितना बड़ा है, या वो कमरा है, कमरे में रखनी है, किस तरफ रखनी है, चौड़ी दीवार की तरफ रखनी है या लंबी दीवार की तरफ रखनी है, ये सारी भी चीज़ें वो सोचेगा। या वो किसी बिल्डिंग के बाहर 4-5 फुट के प्लेटफॉर्म पर रखनी है, तो इस हिसाब से वो उस वस्तु यानी उस मूर्ति के आकार के बारे में सोचेगा। वहाँ पर उस मूर्ति का आकार ही स्थान होगा, और दूसरा वो जहाँ पर रखा जा रहा है, वो जहाँ पर वो जगह घेर रहा है, किस जगह पर वो कितनी जगह घेरेगा तो अच्छा लगेगा, किस जगह पर कितनी जगह घेरने वाली मूर्ति बनाई जाए तो उस वातावरण के लिए, उस प्रतिष्ठान या जगह के लिए उसकी जो महत्ता हो, रचनात्मक या कलात्मक महत्ता हो, वो बहुत सटीक बैठे, संगत बैठे और प्रभावशाली हो। ठीक है, ये तो हो गया स्टैटिक में। लेकिन जब हम नृत्य विधा में आते हैं या अभिनय में आते हैं, क्योंकि नृत्य विधा में इसलिए ले रहा हूँ कि नृत्य भी तो स्पेस घेरता है ना, मूवमेंट है ना, उसमें बॉडी का मूवमेंट है, भले आवाज़ की बात नहीं है। वो दिए गए फ्लोर पर नर्तक जो है अपनी तमाम भंगिमाओं, विन्यासों को डिज़ाइन करता है, परिकल्पित करता है, सुनिश्चित करता है ये पद संचालन कहाँ पर हो, और ये पद संचालन करते हुए अगर कोई गति है तो वो किस तरफ हो, वृत्ताकार हो और तिर्यक हो, गति लंबवत हो, ये सारी चीज़ें सोचता है ना। तो स्पेस के संदर्भ में सोचता है। ठीक। और अभिनेता के लिए तो भाई ये काम कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका तो शब्द है, शब्द नहीं है तो कम से कम वही वो शब्द नहीं है जहाँ पर तुम नर्तक के रूप में उसको लगातार भाव, भले वो तालबद्ध नहीं होगा लेकिन वहाँ घटित तो हो रहा होगा, वो स्थिर तो नहीं होगा ना। अभिनेता के मन में पात्र का कोई भाव, कोई विचार तो कम से कम घटित हो ही रहा होगा ना, भले वो क्रिया न करे कोई, भले वो कोई काम न कर रहा हो, लेकिन जो भीतर विचार और भाव, विचार या भाव चल रहे हैं वो भी स्टेज पर घटित होते हैं, वो समय में घटित होते हैं। वो भले स्थान में न घटित हो रहे हो, स्थान में घटित होने का नंबर तब आएगा जब वो एक्शन में आएगा, लेकिन तब भी स्थान में घटित होता है जब चेहरे पर घटित होता है, वो परिलक्षित होता है, स्थान में परिलक्षित होता है भीतर का। मतलब कहने का मतलब है कि स्टेज में कुछ न कुछ घटित होता रहता है हर समय। अगर कुछ भी घटित नहीं, या तो भाव घटित होता है, घटित माने हैपनिंग, हैपनिंग होना, समय के साथ चलना, स्थिर न हो जाना, जड़ नहीं हो जाना। चेतन है तो वो चेतन में है, तो चेतन है तो लगातार समय के साथ चलने वाली प्रक्रिया है, सत्ता है चेतन, समय के साथ चलने वाली सत्ता, चेतनता। और चेतनता में ही भाव और विचार होंगे, है ना। तो या तो भाव घटित हो रहा है या विचार घटित हो रहा है, तो ये समय लग रहा है, इसमें समय लग रहा है। ठीक है। और जब संवाद आ रहा है साथ साथ, वो भाव और विचार की परिणति जब संवाद में हो रही है, वाक्य में हो रही है, शब्द में हो रही है, तो वो भी समय में घटित हो रहा है। जैसे मोटे तौर पर कहने, मैं कहूँ कहाँ जा रहे हो, मैं कहूँ कहाँ जा रहे हो,
अब आपने कहाँ जा रहे हो में जो बात आई, वो क्या कहाँ जा रहे हो आएगी नहीं, क्योंकि कहाँ जा रहे में एक टेम्परामेंट दूसरा है। वो टेम्परामेंट जल्दी हैपनिंग की मांग कर रहा है, फास्टनेस की मांग कर रहा है। समय वहां पर तेज से, मतलब तेजी के साथ समय के साथ वो जुड़ रहा है। और कहाँ जा रहे हो, इसमें जो भाव विचार आ रहा है, जो उसमें जो एक भीतरी आनंद है और थोड़ा सा व्यंग्यात्मकता है, व्यंग के साथ थोड़ी छेड़ और जो है रहस्यमय कोई बात की शेयरिंग है, तो उसको थोड़ा वक्त चाहिए, है ना। तो समय में डिजाइन हो रही नहीं चीजें, बड़ी मोटी बड़ी सिंपल बात है, लेकिन बड़ी जटिल और सूक्ष्म भी है। अभी ये सिर्फ समझाने के लिए है ना, ठीक है ना। जैसे अ से अमरूद समझा दिया जाता है, लेकिन अ से अमरूद का क्या मतलब भाई। अ तो वर्णमाला में स्वर का पहला अक्षर है, ये है ना, तो इसकी ये परिभाषा। लेकिन अ से अमरूद एक याद रखने के लिए, रोचक बनाने के लिए कह दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, नहीं तो अ की सत्ता इसलिए नहीं कि अमरूद है, ठीक है ना। अ इसलिए नहीं अमरूद है, ये उपयोगिता नहीं है अ की, ठीक है। बात आप लोग समझ रहे होंगे, बच्चा नहीं समझेगा इसलिए उसको केवल अ से अमरूद कहा जाता है, बाकी नहीं समझाया जाता है, ठीक है। तो ये जो समय में घटित होता है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण और दे दूं। हाँ, ठीक ही रहेगा, ठीक ही रहेगा। एक तो ये है, आप देख रहा हूँ इसमें मैं मेरा इमोशन क्या स्थान ले रहा है, मेरी मुंडी कितनी हिल रही, क्या हो रहा है। मैं कहूँ हाँ ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, और दोनों चीजें अलग होगी नहीं। ठीक रहेगा तब भी कहा, ठीक रहेगा अब भी कहा, लेकिन उनके पीछे अंदर का जो मनोविज्ञान की जो भिन्नता है, इच्छा, जरूरत, मनोदशा, प्रतिक्रिया, प्रभाव, इन सारे टर्म्स में सोचिए। और पात्र के भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण की बात सोचिए, और उसकी मनोदशा, देश काल परिस्थिति और वातावरण की मनोदशा की बात सोचिए, तब जाके तय होगा कि कहाँ पर क्या करना है, ठीक है ना। वो खामखा नहीं हो जाएगा। लेकिन जहां पर जो करना होता है उसी के अनुकूल समय की नब्ज के साथ बात की नब्ज मिलाई जाती है, ठीक है। और उसी के अनुकूल जो हमारे शरीर की भंगिमा है उसको स्थान के सापेक्ष जो है स्थिति दी जाती है या गति दी जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से और बड़ा मीठा आम है ये, ठीक है, बड़ा मीठा आम है ये, बड़ा मीठा आम है। अब देखिए तीनों व्यक्ति अलग अलग हैं, क्यों हैं, तीनों अलग अलग मानसिकता नहीं झलक रही इन लोगों से कि आम के प्रति उनका अनुराग, और आखिरी में जो मैंने बड़ा मीठा आम है, तो ये आदमी थोड़ा सा बेशर्म आदमी लग रहा मुझे। जैसे किसी के यहाँ, मैंने अभी इतनी देर में ये सोचा था कि मैं किसी के यहाँ गया, वो मुझे आम खिला रहा है, तो एक ने, तो पहले वाले ने कहा, मुझे अब याद नहीं है, बड़ा मीठा आम है ये। तो ये आदमी उनके यहाँ आम जाके खा रहा है, तो थोड़ा लिहाज शर्म भी है भाई, उनके प्रति जो है प्रेम भाव भी है, भैया आप मुझे आम खिला रहे हो और आपकी मतलब आम अच्छा है, झूठी तारीफ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, कह दिया उसने, ये थोड़ी जेंटलनेस है। दूसरा वाला, बड़ा मीठा आम है ये, अब उनकी तारीफ तो कर ही रहा है, लेकिन ये आम से बहुत प्रभावित भी है। उसके उनकी जो एक जो है औपचारिकता वर्ष या शुद्ध भाव से भी जो उनकी तारीफ कर रहा है, उस तारीफ से कहीं ज्यादा इंटेंसिटी इसके आम का जो प्रभाव इस पर है, उस प्रभाव की ज्यादा इंटेंसिटी है। तो ये ऐसे कह रहा है। तीसरा आदमी जो खा रहा है ना, वो खा भी रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए वो भी नहीं दिखा रहा है। हाँ ठीक है, आपने भैया खिला दिया तो कोई बड़ा मीठा आम है ये, हम देख रहे हैं ना, ऐसे लोग होते हैं। कोई छोटी ही बात में या सामान्य सी बात में भी दूसरे के प्रति बड़ी आत्मीयता, उद्गार और परस्पर सौहार्द का भाव, विनम्रता, कृतज्ञता, ये सारे भाव, ये जितने भी पॉजिटिव भाव है, ये व्यक्त करते हैं। और कोई लोग ऐसे होते हैं, सारा मजा लेते हैं, सब कुछ स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन चेहरे पर जो है भाई साहब कुछ जरा भी तो कुछ लिहाज आ जावे उनके,
मतलब जरा सा तो एहसान का बोध या प्रेम का बोध या सौहार्द का बोध या आभार का बोध कुछ तो आ जाए। तो कहने का मतलब ये तो कुछ और बात है, लेकिन इन तीनों के पीछे जो मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण है उसके आधार पर जो संवाद बोला गया उसने अलग अलग स्थान और समय को ग्रहण किया या वो अलग अलग समय और स्थान में अभिव्यक्त हुआ, क्योंकि उसके पीछे तेवर अलग था, उसका मंतव्य अलग था, बोलने वाले का चरित्र चित्रण अलग था, उसका मनोविज्ञान अलग था, उसके गुण अवगुण अलग थे, उसकी फितरत अलग थी, उसका स्वभाव अलग था, उसकी मनोदशा अलग थी, उसका अंतर मनोवैज्ञानिक पात्र दूसरे पात्र के साथ मनोवैज्ञानिक अंतर संबंध अलग था। तो अब आप लोग मोटे तौर पर सोच समझ गए होंगे कि भाई समय और स्थान के पीछे आखिर किस तरीके से अप्लाई होगी कलात्मकता, आखिर समय और स्थान क्यों महत्वपूर्ण है, बिना इसके कुछ हो ही नहीं सकता। एक तो महत्वपूर्ण यह है कि भाई सृष्टि में जो कुछ भी है किसी समय और स्थान में, ये तो फिजिक्स है, जो कुछ भी है ना, तो इसके बगैर तो अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन क्योंकि जीवन में जो है केवल वही दिखाना हमें नहीं मतलब नहीं होता कलाकार का या सृजनकर्मी का, उसको उसी में से भाव या विचार या मंतव्य या कथ्य या कलाकारी जो भी आप नाम दे दें सृजनात्मकता को, उसको जो है एक्सप्लोर करके उसका कई गुना प्रभाव रचते हुए दर्शक के दिलो दिमाग तक भेजना होता है। इसलिए इतना सोचना होता है। जीवन में हम ये थोड़ी सोचेंगे कि जो है हमें किसी से कुछ कहना तो कितने समय में कहें, कितना स्थान लगाएं, हम मुंडी कहाँ करें, हाथ क्या करें, ये सोचते थोड़ी हैं। क्यों वहाँ इसको, क्योंकि हमें वहाँ किसी को प्रदर्शित नहीं करना होता है, वो तो जीवन में अपने आप हो रहा होता है, किसी को कन्वे नहीं करना होता है कि देखो हम दोनों के बीच में ये बात हो रही तो इसका ये प्रभाव होता है। ये तो पर्पज होता ही नहीं ना जीवन में, इसलिए जैसा चल रहा होता है चल रहा होता है। ठीक है, तो ठीक है, आज हम यहाँ पर बात समाप्त करते हैं। अब हम कल क्या करेंगे, मोटे तौर पर एलिमेंट्री तौर पर जो हमने आपको समझाया है, हम 4-5 सेंटेंस का एक पैसेज तैयार करेंगे। लिख तो मैंने आज भी लिया है, लेकिन मैं आज आपको दूंगा नहीं, लिख क्या है सोच लिया है। तो कल से हम उस पर अभ्यास करेंगे, लेकिन उस पर क्या अभ्यास करेंगे, कैसे करेंगे, इसका एक उदाहरण मैंने, बड़ा मीठा आम है और उससे पहले एक जो सेंटेंस बोला था, हाँ जो हो जाएगा, ये जो सेंटेंसेस के आधार पर मैंने जो भी विवरण या जो भी विविधता प्रस्तुत की है, इसी को और गहराई से सोच समझ के कल के 4-5 लाइन के पैसेज में या 4-5 लाइन के संवाद में हम अप्लाई करेंगे।